Hello guys, welcome to Commerce Coach. I am Rajat and right now you are doing determination of income and employment with me, right? So अभी तक हम income and employment में क्या कर चुके हैं? लास्ट क्लास तक हम एग्रीगेट डिमांड कवर कर चुके हैं, उसके कंपोनेंट्स जो हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं उनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंड आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज की क्लास अगर आप चीजों को बिना समझे और सिर्फ एग्जाम पर्पस से पढ़ते हो तो आज की जो क्लास है इट्स जस्ट लाइक एनी अदर क्लास। एंड जो आज हम टॉपिक्स करने वाले हैं दे आर जस्ट लाइक एनी अदर टॉपिक। बट अगर आप चीजों को इन डेप्थ जाकर पढ़ते हो एंड अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ते हो तो आज की क्लास में कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं एंड आई एम श्योर आपको भी वो बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी ओनली इफ आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हुई हैं, आपने मेरी नेशनल इनकम की वीडियोस भी देखी हुई हैं, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि उन वीडियोस को देखे बिना आप आज की वीडियो देख नहीं सकते। इट्स जस्ट दैट अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको आज की क्लास में कुछ छोटे से डाउट्स आएंगे एंड जब उनके आंसर आपको पता लगेंगे उतना ही आपको मजा भी आएगा। तो आज की क्लास में हम ऐसा क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग। ठीक है, अभी तक हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की तरह ही इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम पहले एग्रीगेट सप्लाई का मतलब समझेंगे एंड बाद में हम एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप करेंगे किसके बीच में? एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के बीच में। कुछ बच्चे इसको किस तरह से जानते हैं, वो कहते हैं कि भाई वाई इज एग्रीगेट सप्लाई ऑफ 45 डिग्री लाइन। कई बच्चों को ये चीज समझ नहीं आ पाती, वो रटते रहते हैं, राइट? आप भी सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहा हूँ मैं, 45 डिग्री लाइन ये सब क्या है? ये सारे डाउट्स आपके आज की क्लास में क्लियर होने वाले हैं। जो ये पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, वो बहुत अच्छे से ये चीज समझ जाएंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर क्लास। सो नाउ गाइस, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई से पहले हमें जनरली क्या सोचना चाहिए? व्हाट इज सप्लाई? सिंपल टर्म्स में बोले तो सप्लाई का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और हम तक पहुंच रहे हैं बाय मैन्युफैक्चरर या फिर जो भी सेलर है उसके थ्रू जो भी गुड्स और सर्विसेज हमारे तक पहुंच रहे हैं वो क्या है? सप्लाई है। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा? जिस तरह से हमने एग्रीगेट डिमांड में पढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, मतलब हमारे देश में जो गुड्स और सर्विसेज बने उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर इंकर करा गया, वो था एग्रीगेट डिमांड। क्या मैं कह सकता हूं कि भाई एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी? ठीक है, जो भी हमारी कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू वो क्या होगी? वो होगी एग्रीगेट सप्लाई। तो मैंने कहा क्या? एग्रीगेट सप्लाई इज वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। अब सबसे पहली चीज, जैसा मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं कह रहा हूं कि ये जो वैल्यू है ना इट इज मनी वैल्यू। आप कहोगे सर कैसे कह दिया आपने ये बात? अगर किसी ने मेरी क्लासेस देखी है नेशनल इनकम वाली तो उसके दिमाग में मनी वैल्यू लिखते ही उसके लिए वो सिर्फ जस्ट एक वर्ड नहीं होगा, उसको पता होगा कि भाई बहुत डिफरेंस आ जाता है मनी वैल्यू लिखने में या मार्केट वैल्यू लिखने में। मनी वैल्यू का मतलब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, हम सब्सिडीज की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें टैक्स नहीं दे रहे हैं, हम उससे सब्सिडीज नहीं ले रहे हैं। और मार्केट वैल्यू कब होती है? जब हम इस मनी वैल्यू में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मनी वैल्यू क्यों लिखा? तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, हम अपने 12th के अंदर पढ़ रहे हैं 2 सेक्टर मॉडल जिसमें गवर्नमेंट की कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट की आइडेंटिटी ही नहीं है तो टैक्स किसको दोगे? सब्सिडीज किससे लोगे? नहीं ले सकते, सब्सिडीज नहीं दे सकते टैक्स। तो इसी वजह से यहाँ पर मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक ही होती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी जीरो होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं क्या? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो आई ऑलवेज से कि चीजों को समझो।
अगर मैंने आपको उस टाइम पर मनी वैल्यू मार्केट वैल्यू अच्छे से नहीं समझाया होता, आज की क्लास में खड़े होके मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाता। एंड बीइंग समवन जिसके ऊपर आप रिलाय कर रहे हो, जिससे आप पढ़ रहे हो, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे से मेरी पढ़ाई हुई, मेरी लिखा हुआ एक भी वर्ड ऐसा हो जो आपको पढ़ के रटना पड़ रहा है, राइट। सो मनी वैल्यू इसलिए लिखा बिकॉज मार्केट वैल्यू का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज भी आ गए, बट गवर्नमेंट आइडेंटिटी कोई भी नहीं है। इस वजह से हमने कहा एग्रीगेट सप्लाई इज मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, बिकॉज देयर इज नो गवर्नमेंट आइडेंटिटी, गवर्नमेंट की कोई आइडेंटिटी नहीं है। चलो ये तो हो गई एक बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसके बाद और इंटरेस्टिंग चीज आती है। अब मुझे बताओ, ये जो मनी वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की, अल्टीमेटली क्या तुम्हें नहीं लगता ये किसी ना किसी की इनकम है, राइट। भाई मैंने 10 रुपए का कुरकुरे जो है वो सप्लाई करा, ठीक है, मैंने 10 रुपए का कुरकुरे सप्लाई करा तो 10 रुपए की इनकम जनरेट हुई ना, ठीक है। इस 10 रुपए में से मैं अपनी दुकान का रेंट भी दूंगा, अपने लेबर को वेजेस भी दूंगा, अपने घर प्रॉफिट भी लेकर जाऊंगा, जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट भी दूंगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो भी मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ये किसी ना किसी की तो इनकम है, ओके। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, बिकॉज मैं कंट्री की सप्लाई की बात कर रहा हूँ, कंट्री के अंदर सारे मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, इट इज नथिंग बट दी income generated in the economy, income generated in the economy, right। या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं income generated by the normal residents of the इकोनॉमी, राइट। तो मैं ये भी कह सकता हूं। अब क्या सोचो, सिर्फ हाँ हाँ नहीं कहना गाइस, राइट, सिर्फ लिखते नहीं जाना। फिर से दूसरी इंटरेस्टिंग चीज आ गई इस क्लास की, क्या ये दोनों चीजें सेम है, क्या ये दोनों चीजें सेम है। नेशनल इनकम इसलिए पहले करना जरूरी है। अगर मैं बोलता हूं इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक इनकम। मेरे देश में कमाए जाने वाली जो इनकम है वो चाहे मैं कमाऊं या कोई और, वो डोमेस्टिक इनकम तो होगी ना, राइट। और यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ ऑफ नेशनल इनकम, मतलब मेरी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो कमाया है, क्या वो जरूरी है कि मेरे देश के अंदर ही कमाया है? नहीं। तो ये दोनों बातें तो अलग हो गई, ठीक है। पूरी की पूरी क्लास थी, जितना मुझे याद है सेकंड क्लास थी हमारी ये नेशनल इनकम की, ठीक है। उसके अंदर हमने करा था डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम का डिफरेंस, और उसको समझा था। डोमेस्टिक इनकम में इन द इकोनॉमी कहां पर कमाई है उससे फर्क पड़ रहा है, नेशनल इनकम किसने कमाया है। अगर मेरी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बाहर जाके कमाया, वो नेशनल इनकम में तो आएगा, ठीक है, बट डोमेस्टिक में नहीं आएगा। मेरे देश के अंदर अगर किसी फॉरेनर ने कमाया तो डोमेस्टिक में तो आएगा, बट नेशनल इनकम में नहीं आएगा। तो इन दोनों को मैंने एक ही बात कैसे कह दिया, सोचो। अगर आपने ये सोच लिया, इसका मतलब यू आर विद मी एंड आप अच्छे से सारी चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके बारे में भी हम कर चुके हैं, राइट। तो इसका आंसर क्या है? जब हमने पिछली क्लास में एग्रीगेट डिमांड करा, अगेन मैंने कहा हम 2 सेक्टर मॉडल कर रहे हैं, देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, इसलिए मनी वैल्यू और मार्केट वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। अब सोचो, देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ फॉरेन सेक्टर एज वेल। मैंने कहा था पिछली क्लास में कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, ना हम बाहर के लोगों से सामान खरीद रहे हैं, ना उनको सामान बेच रहे हैं, ना बाहर के लोग हमारा आके सामान खरीद रहे हैं, ना हम बाहर जाके उनका सामान खरीद रहे हैं। तो क्या डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम के अंदर जाने में जो NFIA होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या वो कुछ भी होगा? नहीं होगा, वो जीरो होगा। वो कितना होगा? जीरो होगा। क्या मेरे देश के अंदर फॉरेनर्स ने कुछ कमाया? नहीं। क्या मेरी कंट्री के लोगों ने बाहर जाके कमाया? नहीं। अगर मेरी कंट्री के लोगों ने बाहर जाके नहीं कमाया, देश में ही कमाया, तो वो डोमेस्टिक इनकम ही तो है,
और अगर मेरी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाया, फॉरेनर ने नहीं कमाया, तो वो नेशनल इनकम ही तो है। इसका मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट सप्लाई, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हमारे 12th क्लास के कंटेक्स्ट में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। सो यू कैन सिंपली से कि भाई money value of goods and services produced in an economy is the income generated by the normal residents of the country। ठीक है, ऑब्वियसली 1 साल की ये बात हो रही है। चलो अब आगे चलते हैं। अब जब मैंने ये चीज बोली तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो इनकम होती है, इनकम किन 2 तरह से स्पेंड होती है, कह लो यूटिलाइज होती है। जब भी आप कुछ कमाते हो, आपके पास आपके पेरेंट्स भी आपको अगर पैसे देते हैं तो आप क्या करते हो, कुछ तो उससे खर्चा कर देते हो। खर्चे को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन, राइट। एंड कुछ आप क्या करते हो, कुछ आप सेव कर लेते हो फॉर फ्यूचर पर्पसेस। दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो जब भी कोई इनकम आती है या तो आप उसको कंज्यूम कर लेते हो, खर्च कर देते हो, या सेव कर लेते हो। इन दोनों चीजों को ऐड कर ही आपके पास क्या आती है, इनकम आती है, राइट। तो इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। तो अभी तक तो आप देखो क्लास के अंदर बहुत सिंपल क्लास है, बट कितनी इंटरेस्टिंग चीजें बीच बीच में आती जा रही हैं। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगेन इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैं ग्राफ पर प्लॉट करूं, अगर मैं लिखूं यहां पर कंजम्पशन एंड सेविंग्स, राइट, और यहां पर मैं लिखूं इनकम या नेशनल इनकम, एक ही बात है। ओके, ये जो कंजम्पशन एंड सेविंग्स है इसको तुम, और या फिर तुम सीधा ये भी कह सकते हो, अच्छा देखो कंजम्पशन एंड सेविंग्स इनकम है, इनकम मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एग्रीगेट सप्लाई है। तो इसको तुम ये भी कह सकते हो एग्रीगेट सप्लाई कह लो सिंपली, इसको तुम कह सकते हो क्या, एग्रीगेट सप्लाई। एंड एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ओके, जब इनकम 0 होगी तो मुझे बताओ एग्रीगेट सप्लाई कितनी होगी। जब इनकम 0 है इसका मतलब ना कंजम्पशन ना सेविंग्स। मेरे को पता है कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकती, जस्ट इस चीज को समझने के लिए मैं एक बार कह रहा हूँ। ऑटोनॉमस हमेशा होती है, ये चीज अगर आपने सोची है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो मैंने कहा कि भाई अगर इनकम कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब मेरी कंजम्पशन और सेविंग्स मतलब 0 है। अगर इनकम 0 है तो मतलब एग्रीगेट सप्लाई भी 0 है, ठीक है। लेट्स से इनकम आपकी ये यहाँ पर 100 है, मान लेते हैं इनकम आपकी 100 है, इनकम आपकी 100 है, इसका मतलब कंजम्पशन एंड सेविंग्स मिला के 100 है। अगर इनकम 100 है तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई भी क्या हो गई, एग्रीगेट सप्लाई भी आपकी हो गई 100, एग्रीगेट सप्लाई भी आपकी क्या हो गई 100, राइट। इवन आप यहाँ पर अभी के लिए चाहो, बिकॉज आपने अभी कंजम्पशन एंड सेविंग नहीं करा, आप इसको यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो। आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई इनकम इज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो ये कितना हो गया 100। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि भाई जो इनकम है वो 200 है, तो आप बोलोगे कि सर जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो भी 200 होगी, बिकॉज इनकम इज जो जनरेट हुई है वो कैसे हुई है, गुड्स और सर्विसेज को बेचकर। गुड्स और सर्विसेज को बेचकर जो वैल्यू आई है वो क्या है, वो भी 200 है। सिमिलरली आप कुछ भी कह सकते हो, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई ये है 500, तो आप कहोगे कि सर ये भी कितनी होगी 300, 400, 500, यहाँ पर कुछ होगा अप्रोक्सीमेटली, यहीं पर कुछ होगा, राइट। ओके, तो अब आपको पता है जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा। अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। मेरे ड्राइंग को अवॉइड करना, वो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही, बट ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी बनेगी। स्ट्रेट लाइन कैसे बन रही है,
ओके, तो ये हमारी बन गई। ये हमारा क्या है, ये है हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब मुझे बताओ, इसको मैं एग्रीगेट सप्लाई बोलूं या फिर मैं इसको इनकम बोलूं, क्या कुछ फर्क पड़ता है? आप कहोगे नहीं सर कुछ भी बोल लो, एग्रीगेट सप्लाई बोल लो, इनकम बोल लो, आपकी मर्जी है, जो बोलना है बोल लो। क्यों? सर एग्रीगेट सप्लाई इज मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड इनकम इज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। मतलब एग्रीगेट सप्लाई और इनकम हमेशा इक्वल होते हैं। इसका रीजन क्या है? इनकम के दो कंपोनेंट्स, कंजम्पशन एंड सेविंग्स, एंड कंजम्पशन और सेविंग्स का जो एडिशन है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एंड इसी वजह से ये जो एंगल है, ये आपने मैथ्स के अंदर भी आपको पता होगा, जब भी हमारा इधर और इधर से ये दोनों साइड से इक्वल होगा तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल कौन सा होता है? ये एंगल बनता है हमारा 45 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं? 45 डिग्री। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई इज एग्रीगेट सप्लाई इज अ 45 डिग्री लाइन? एग्रीगेट सप्लाई को 45 डिग्री लाइन क्यों बोला जाता है? तो अब आपको वो रटने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम समझ चुके हैं, राइट? इसको और अच्छी फॉर्म में हम अगर बोले तो हम कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई is nothing but money value of goods and services produced in an economy, and whatever is the money value is nothing but the income generated by the normal residents of the economy। ठीक है? एंड जो भी इनकम जनरेट होती है इट इज अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। ठीक है? और जो भी इनकम होती है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सम पार्ट ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड एंड सम पार्ट इज सेव्ड फॉर द फ्यूचर पर्पसेस। तो हमने कहा जब जब जितनी इनकम होगी, जितनी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स का टोटल होगा, तब तब एग्रीगेट सप्लाई भी उतनी ही होगी। एंड इसी वजह से जब हमने इनकम को एक्स एक्सिस और एग्रीगेट सप्लाई को वाई एक्सिस, या फिर कंजम्पशन प्लस सेविंग्स भी आप कह सकते हो, अगर आपने वाई एक्सिस पर लिया तो कंजम्पशन प्लस सेविंग मैंने यहाँ से इसलिए लिया था सो दैट और इजीली पिक्चर देखे, बट आई वांट कि आप इसी से समझो, राइट? तो अगर आप देखो यहाँ पर कंजम्पशन प्लस सेविंग्स लिख देते हैं तो और आसान हो जाता है देखना, क्योंकि हमें पता है इनकम इज नथिंग बट समेशन ऑफ दिस। जितनी इनकम उतना सी प्लस एस, जितनी इनकम उतना सी प्लस एस, जितनी इनकम उतना सी प्लस एस, एंड सी प्लस एस इज नथिंग बट दी एग्रीगेट सप्लाई। ये और डिटेल में हम पढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे हम अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर, राइट? सो अभी के लिए इतना समझना है कि एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन क्यों है, बिकॉज 45 डिग्री लाइन शोज द इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम। ओके गाइस, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास के अंदर हमने जो चीज पढ़ी ये मुश्किल नहीं थी बट इंटरेस्टिंग थी, और ध्यान से चीजों को कहते हैं ना, जो पहले पढ़ा था उन सबको गैदर करके दिमाग में एक जगह रखने की उसको जरूरत थी। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी एंड मेरी बाकी वीडियोस भी आपको पसंद आ रही होंगी। कोई भी सजेशंस आपकी वीडियोस से रिगार्डिंग है तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं कांटेक्ट करके या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।